सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन को मैं प्रणाम करता हूं, जो नर्मदा साहित्य मंथन के सोपान में विचारों के मंथन से अमृत निकालने के शुभक्रम में सम्मिलित हुए हैं। साहित्य मंथन जो नाम है, और साहित्य और सिनेमा का बड़ा ही पुराना मेल जोल रहा है। ये कहा जा सकता है कि साहित्य जो है सिनेमा की आत्मा है, और सिनेमा साहित्य को एक जीवंत दृश्य के रूप में प्रस्तुत करता है। हमारे बीच जो आदरणीय मुख्य वक्ता इस विषय पर जो अपना विचार रखेंगी, उनका फिल्मों के लिए एक गहरी इनकी स्टडी रही है, खोज रही है, और सिनेमा किस तरह से नरेटिव गढ़ता है, किस तरह से समाज पर प्रभाव डालता है, इस पर वो अपने विचार रखने जा रही हैं। स्वाति जी, सबसे पहले जैसा कि हमारा विषय है भारत का सिनेमा और भारत में सिनेमा, ये दोनों चीज़ें एक दो भाग हैं, तो मैं पहले पर बात करूं कि भारत का सिनेमा, तो सिनेमा का भारत के लिए क्या योगदान रहा है, सिनेमा क्या भूमिका निभाता है एक देश के लिए, और भारत जैसे एक विशाल देश के लिए सिनेमा का अभी तक का योगदान क्या रहा है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद। नर्मदा साहित्य मंथन का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और देवेंद्र मालवीय जी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपकी फिल्म दिल्ली 2020 दिल्ली दंगों पर बनी है। अभी वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली है और मैं बिल्कुल उसको देखूंगी। मैंने खुद वो दंगे कवर किए थे जो 2020 में 22 फरवरी शायद 23 फरवरी को इरप्ट हुए थे 3 दिन तक। खैर, अभी जो विषय है मैं उस पर, आपने पूछा कि सिनेमा में भारत में सिनेमा और सिनेमा का योगदान क्या है। पहले तो हम यहाँ अग्री कर रहे हैं कि जब हम भारत का सिनेमा बोलते हैं तो हम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड, बिकॉज दैट इज सिनोनिमस विद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। सो हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। इसका योगदान क्या है? योगदान आप खुद डिसाइड कीजिए, पर मैं आपको बताऊंगी कि मैं आई विल शो यू अ पिक्चर कि उनका एक्चुअली कंट्रीब्यूशन क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आप उसका आकलन खुद कीजिए। इन्फ्लुएंस बहुत है, इन्फ्लुएंस इतना है कि आज हमारे फेस्टिवल्स बॉलीवुड गानों के बिना नहीं हो सकते। अगर आप किसी कोई भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, चाहे वो विवाह का हो, चाहे कोई त्यौहार का हो, चाहे कोई घर में कोई फंक्शन हो, क्या आपको लगता है कि आज कोई त्यौहार आपने ऐसा अटेंड किया है जिसमें बॉलीवुड गाने नहीं बज रहे हैं और सिर्फ बॉलीवुड गाने ही बजा करते हैं? अभी 26 जनवरी अभी गया था, उसमें बहुत गाने पूरे दिन आपके यहाँ भी बजे होंगे, आसपास बॉलीवुड के ही थे सारे। पर हमने शायद कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि हमको परोसा क्या जा रहा है। आपने कहा कि क्या क्या योगदान है। एक योगदान तो ये है कि भारत माता को माँ से हटाकर एक ऐसी लड़की, एक ऐसी प्रेमिका जिसके प्रति हवस की भावना रखी जा सके, ये काम बॉलीवुड ने किया है। मैं आई शो यू पिक्चर। ये गाना तो बहुत सुना होगा, पूरे बजा होगा, हिंदुस्तान की कसम का गाना, जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा तौबा तौबा, सुना सबने, बहुत बजा था। इसके लिरिक्स पे कभी आपने ध्यान दिया? जुल्फ में बादल जलवा जलवा, आंख में काजल जलवा जलवा, फूल सा मुखड़ा चांद सा टुकड़ा, चेहरा किताबी, होंठ गुलाबी चाल शराबी, ठाट नवाबी, कोई फरिश्ता या बंदा, सबकी जुबान पे तेरा चर्चा चर्चा। ये भारत माता का चित्रण है। दूसरा गाना सुनिए, एक दिल दिल हिंदुस्तान, बहुत फेमस गाना है। एक्चुअली दिल दिल पाकिस्तान गाना पाकिस्तान में बना, उसका चुराकर मोहम्मद सलाउद्दीन के लिरिक्स के बाद यहाँ पर एक गाना रिलीज हुआ, बहुत बजता है। लिरिक्स पे ध्यान दीजिए, हम भी भारत माँ के ऊपर लिखा हुआ है। बाहों में कसता हूँ तो फूल खिलते हैं, बाहों में कसता हूँ फूल सीने में खिलते हैं, हम उसको ख्वाबों में आंखों की गलियों में मिलते हैं, सब दर्द जाते हैं जब दिल अपने दिल को उसके दिल पर रखते हैं, जब होठ तब आराम पाते हैं जब होठ उसके होठ पर धरते हैं। ये भारत माता का चित्रण है कि अपने हरम में किसी को एडिशन करना हो किसी लड़की का, तो उसके ऊपर लिखी गई इरोटिक कविता है। ये काम इतने सालों से भारत में हुआ है। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए सनम तेरे लिए, कर्मा का गाना है, उसी गाने को बना दिया ए वतन तेरे लिए। कोई डिफरेंस नहीं, सारे ऐसे ही हैं। और कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं,
भगवान राम का चित्रण, भगवान राम को एक ऐसे पुरुष के रूप में प्रस्तुत करना जिसने अपने वाइफ अबैंडनमेंट किया। यानी भारत में जो आदमी अगर कोई अपनी महिला अपनी वाइफ के साथ अत्याचार करता है या उसको अबैंडन करता है तो उसकी इंस्पिरेशन भगवान राम है। इसका नैरेटिव बॉलीवुड ने सेट किया। 1950 में 1 में फिल्में आई आवारा, राज कपूर की थी, जो खुद वहां से पाकिस्तान से भाग कर आया। उसकी स्टोरी क्या थी कि यहाँ की एक लड़की पार्टीशन में गलती से पाकिस्तान में रह जाती है, प्रेग्नेंट होती है, और वहाँ का एक ऐसा आदमी, मतलब वहाँ का मुस्लिम आदमी, वो उसको बेटी बनाकर पालता है और उसका जब बच्चा होता है तो उसको अपने पोते जैसे पालता है। वाह, ऐसा सुना है आपने कभी? और वो फिल्म उसके लेकिन जब वो लड़की वापस आती है भारत तो उसका पति उसको अबैंडन कर देता है कि तू पाकिस्तान में रहकर आई है, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। और उसकी इंस्पिरेशन क्या दिखाई है? भगवान राम। पीछे पोस्टर भगवान राम के बिल्कुल आते हैं उस सीन में। फिल्म आई छलिया, वो भी राज कपूर की। उस फिल्म में एक जज अपनी वाइफ को अबैंडन कर देता है और फिर उसके बाद दिखाया है कि राम की झांकी जा रही है, भगवान राम की झांकी, यानी डायरेक्ट कोरिलेशन कि भगवान राम से इंस्पिरेशन पाकर उस आदमी ने अपनी वाइफ को छोड़ा। और गाना आता है गली गली सीता रोए। ये 1950s में 60s में यही सब हुआ। ऐसी पिक्चरें एक के बाद एक भगवान राम को एक ग्रे कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत करने का काम, क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ चलाया जा रहा था। पार्टीशन भले ही हुआ हो, लेकिन पार्टीशन के बाद, और ये मैंने इस पर काफ़ी लेख भी लिखे हैं, थोड़ा सा भी बताती हूँ। देखिए 1913-14 इसमें पहली फिल्में बनी, क्योंकि वो जब वीडियो टेक्नोलॉजी आई, लोगों के पास कैमरा आया, तो लोगों ने जिनके पास साधन थे उन्होंने फिल्में बनाई। दादा साहब फाल्के का नाम हम सब ने सुना है। महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार से आते थे, संस्कृत के स्कॉलर थे। उन्होंने फिल्में सबसे पहले काफ़ी बनाई। उन्होंने इनफैक्ट 10 साल में 100 फिल्में बना डाली। बहुत ही ज़्यादा वो प्रोलिफिक रहे होंगे। उन्होंने अधिकतर उनकी थीम्स भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन्हीं के ऊपर थी। लेकिन उसके बाद हम एक शिफ्ट देखते हैं आलम आरा फिल्म जैसी फिल्मों के बाद। लेकिन 1940s में और पार्टीशन के बाद वो चीज़ रुका नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियाज़, जो कि मुस्लिम अपीजमेंट वाले आइडियाज़ थे, और दूसरा डायरेक्ट पैन इस्लामिज्म वाले आइडियाज़, वो सारे बॉलीवुड में खूब आए। जो हिंदू नेशनलिज्म मूवमेंट भी चली है पूरी, उसका कोई थीम इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं दिखाई दिया। बहुत सालों तक कुछ नहीं दिखाई दिया। तो ये आइडिया सालों साल 50s, 60s, 70s में नेहरूवियन सोशलिज्म को जिसको हम कहते हैं, जिसका एक आइडिया थीम ये था कि ब्राह्मण बनिया और ठाकुर का कोई नेक्सस है। मतलब ये तीनों एक नेक्सस है इनका, एक ये इट्स अ कंबाइंड पावर, और वो मिलकर यहाँ पर दलितों को सिर्फ परेशान करने का काम करते हैं। और उनका मसीहा कौन है? एक मुस्लिम कैरेक्टर। जैसे अभी अनुपम मिश्रा जी ने गंगा की सौगंध का नाम लिया, बिल्कुल उसकी थीम यही थी। और ऐसी एक फिल्म नहीं थी, फिल्म आफ्टर फिल्म में यही थीम थी। तो हम क्या देखते हैं कि जो पाकिस्तान का नैरेटिव रहा इन द रन अप टू पार्टीशन और पार्टीशन के बाद, कि बेसिकली हिंदुस्तान, मतलब हिंदू धर्म में और भारत में जो हिंदू सनातन धर्म वाला जो आइडिया है भारत का, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ ब्राह्मण बनिया नेक्सस है और उसमें कोई सोशल जस्टिस नहीं है। और सोशल जस्टिस का काम तो इस्लाम ने दिया। ये एक नैरेटिव पाकिस्तान से उठा, मतलब पाकिस्तान मूवमेंट में, और ये सारा यहाँ की फिल्मों में आया। उसी कड़ी में जैसे मैंने कहा कि भगवान राम को डिमोनाइज किया गया। और भी कंट्रीब्यूशन बता देती हूँ। लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को स्टॉक करने का काम, यानी क्या उसका बोलते हैं ना, ओके मैं वर्ड भूल रही हूँ, कंसिन कली और वो सब जो चीज़ें नहीं होती हैं, जो मतलब एक टीनेज लड़की को बिल्कुल सिर्फ उसको हवस की नज़र से देखना, उसका पूरा नैरेटिव। और इसका प्रूफ ये है कि सारे लफंगे बॉलीवुड एक्टर से ही तो प्रेरणा लेते हैं। और किससे प्रेरणा लेते हैं? उन्हीं की तरह बाल बनाते। तेरे नाम फिल्म आई थी तो सारे वो वहाँ ऐसे ऐसे बाल करके उसी के मैनरिज्म्स करके घूमते थे। वो गाने कौन से गाते हैं? वो फिल्म डायलॉग्स कौन से बोलते हैं? इन्हीं के तो बोलते हैं ना। ये काम बॉलीवुड ने किया। और आज अगर हमारी शादियों में, हमारे फेस्टिवल में, जब तक लड़की हमारे घर की चिकनी चमेली पे ना नाचे, हमारे घर की शादियां नहीं होती। ये काम बॉलीवुड ने किया। हमारे ऊपर इतना इस वक्त बॉम्बार्डमेंट हो चुका है ऐसे कंटेंट का कि हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं लिरिक्स पर। हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि क्या ये एक्चुअली फेस्टिवल सेलिब्रेशन इस तरह होना चाहिए। हो रहा है। संस्कृत का मजाक उड़ाने का काम बॉलीवुड ने किया।
ऐसे ऐसे सीन्स रहे हैं फिल्मों में कि एक आदमी मतलब अगर मजाक, जैसे वो चलते, एक फिल्म आई थी ना धर्मेंद्र की भी, तो उसमें कोई कॉमेडी कैरेक्टर है तो वो बहुत शुद्ध हिंदी और संस्कृताइज हिस्ट्री हिंदी में बात करेगा। ऐसे भी बहुत डायलॉग्स हैं। इसमें एक्टर पहले कुछ अपना चुपके या अपना कोई प्रेम वो संस्कृत जैसे शब्दों में इजहार करना चाहता है, पर नहीं, फिर उसे लगता है कि बहुत थर्ड ग्रेड हो रहा है, फिर वो कहता है कि नहीं मैं तमन्ना बोलता हूँ, नहीं मैं इश्क बोलता हूँ। इस तरीके के अमोल पालेकर के सीन्स हैं, और पाकिस्तान का प्रेम, ये वाले सीन्स हैं, और लव जिहाद को बढ़ावा देने का काम बॉलीवुड ने ज़बरदस्त तरीके से किया है। 90s से स्टार्ट हुआ। पहले तो दिलीप कुमार, जैसे यूसुफ खान है, वो दिलीप कुमार के नाम से आता था क्योंकि पार्टीशन हुआ था, लोगों के अंदर एक जाहिर सी बात है क्रोध भी था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जब से दाऊद का पैसा यहाँ बॉलीवुड में बिल्कुल आया, उसके बाद अचानक से सारे हीरो हटकर सिर्फ खान रह गए, और वो प्रेम नाम रख के, राहुल नाम रखकर वही थीम्स आने लग गई। और उसके बाद पिछले 10-15 सालों में तो ये वाली जो थीम है जिसको हम लव जिहाद बोलते हैं, जिसमें बेसिकली लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू, इसके रिवर्स नहीं होता है, उसकी फिल्मों की बाहर लग गई। तूफान, इंदू की जवानी, लक्ष्मी, और बहुत सारी फिल्में, मतलब मैंने 20 फिल्मों की लिस्ट बनाई थी जो पिछले 10 साल के अंदर अंदर आई हैं। उसके अलावा अगर रिवर्स पे किसी ने कोई गलती से फिल्म बना भी दी, जैसे वो सनी देओल की कौन सी फिल्म है, गदर या दहक, उन फिल्मों पे बवाल इतना हुआ, थिएटर जले, वहाँ दंगे हुए, भोपाल में बहुत ज़्यादा दंगे हुए, तो ये सब हुआ है। तो नेट बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस मैंने आपको बता दिया। अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये योगदान है कि ये नुकसान है, ये आप तय कीजिए। स्वाति जी, मैंने आपसे योगदान के बारे में ही पूछा था, लेकिन ये जो योगदान सिनेमा में जो एक धड़ा है हमारी इंडस्ट्री में जो उसने दिया है, इसने केवल जिस प्रकार से आप बता रही हैं कि सिनेमा को तो डेंट किया ही किया है, हमारे समाज को भी बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है, जिस तरह से भी आपने एक्सप्लेन किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, एक खाना परोसने वाला तो आपको होटल में जो परोस रहा है आप ले लेते हैं, लेकिन खाने वाले के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या हमारी ऑडियंस जो है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी इस पर कि वो जो भी देख रहे हैं या जो अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को जो दिखा रहे हैं, उसे चूज करने में, उसका चुनाव करने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ हमारा समाज कहाँ पीछे रह गया? बहुत अच्छा सवाल है देवेंद्र। क्या हमारी गलती है कि हम इस चीज़ को रोक नहीं पाए? तो देखिए, इसका उत्तर ऐसा है कि हमने 2020 में एक हैंडल शुरू किया, जेम्स ऑफ बॉलीवुड। आज ट्विटर पे उसके 4.78 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं, और सही बताऊं तो हम इतने बिजी रहते हैं कि पिछले 6-7 महीनों में तो हमने कुछ नया कंटेंट उस पर डाल भी नहीं पाए हैं। लेकिन जब वो चला तो वो इतना अधिक, मतलब वो पॉपुलर हुआ था कि द इकोनॉमिस्ट मैगजीन लंदन की, उन्होंने हमारा नाम लेकर कहा था कि आज बॉलीवुड का अगर सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है तो इस हैंडल की इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि ये हो रहा है। अनुराग कश्यप ने अपने इंटरव्यू में एक बार एकदम चिढ़कर कि मतलब जो बॉलीवुड के बॉयकॉट बॉलीवुड मूवमेंट चल रही थी, उसको लेकर, हमारा नाम लेकर, जेम्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर कहा कि ये जेम्स ऑफ बॉलीवुड ऐसे जो बॉयकॉट करते रहते हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। हमने किया क्या? हमने कुछ, सही बताऊं तो हमने कुछ बोला ही नहीं, हमने उन्हीं के क्लिप्स दिखाए। हमने उनके क्लिप्स दिखाए बिना म्यूजिक के, लिरिक्स दिखाकर। जैसे मैंने आपको जब लिरिक्स पढ़े, कितने लोगों को लगा कि वो भारत माता का गाना जो है वो एक इरोटिका पोएम थी? कितने लोगों को लगा जब मैंने आपको पढ़ के सुनाया? लगभग सभी को लगा। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो कोई देशभक्ति का गाना है। तो क्या होता है कि ये देखिए, एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी, हमको वही चीज़ गाना, म्यूजिक वगैरह डालकर दे दिया जाए, लोग नाच रहे हैं तो हमारा दिमाग नंब हो जाता है, हम लिरिक्स पे ध्यान ही नहीं देते, हम कंटेंट के कोर कंटेंट पे ध्यान नहीं देते। इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग व्हिच इज व्हाई दे यूज दिस काइंड ऑफ मीडियम्स टू पुश देयर एजेंडा, टू पुश देयर प्रोपेगेंडा। मैंने एक बार अपने तो मैंने जैसे बताया कि इस हैंडल में हमने रील्स आफ्टर रील, दीवार में जो 786 नाम का बिल्ला जो अमिताभ बच्चन ने वो पूरा शुरू किया था। और ये बात सच है कि 70s में जो वहाँ तब युवा थे वो इतना प्रभावित हो गए थे कि बिना सोचे समझे अपनी गाड़ियों पे 786 लिखवाना, उसका बिल्ला पहनकर घूमना, ये बहुत चला था। सारे गाने ऐसे बनते थे। हिंदू कैरेक्टर है लेकिन कह रहा है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ऐसी पिक्चरें बनी जिसमें एक हिंदू कैरेक्टर है अमर, लेकिन जब वो कसम खा रहा है, शपथ ले रहा है कोर्ट में, तो कह रहा है कि नहीं, मैं गीता की शपथ नहीं लूंगा क्योंकि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ।
मुझे एक्टर का नाम याद नहीं आता रहा, लेकिन अमर उसका कैरेक्टर का नाम था और शायद जितेंद्र ने किया था, याद नहीं है। इस तरीके की बहुत फिल्में वो बनती रही। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि आप जब ये फिल्में आ रही थी तो आप लोग, आपकी जनरेशन, आप लोग विरोध नहीं करते थे? तो इट्स अ गुड रियलिटी चेक। ही सेड फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल्में अच्छे लोग ज़्यादा देखते ही नहीं थे। ये बात सच है कि 70s 80s तक अच्छी फैमिलीज़ के लोग फिल्में नहीं देखते थे इतनी। आज जिस तरीके से पिछले 20 सालों के अंदर बॉलीवुड का जो नॉर्मलाइजेशन और ग्लोरिफिकेशन हुआ है और सरकार के थ्रू हुआ है, वो 70s 80s तक नहीं था। पहले हम ये मान ले कि उसको उसी दृष्टि से देखा जाता। अगर कोई घर की लड़की भाग जाए कि हमें को बॉलीवुड में काम करना है, वो बहुत शर्म की बात मानी जाती थी। और अगर कोई लड़का बहुत ज़्यादा फिल्में देखना चाहता था, उसके तो रिश्ते भी नहीं होते थे। उसकी इंक्वायरी जब निकाली जाती थी तो कहते थे नहीं, ये तो आवारा सा है, तो फिल्में बहुत देखता है। सच कह रही हूँ ना मैं, ऐसा था। मुझे नहीं पता, लेकिन हम जब अब आप पूछिए ना, अपने दादा से पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए, वो बताएंगे आपको। मैंने भी पूछा था। तो पहले तो ये, जैसे आपने कहा कि वो क्या करते थे, वो उसके खिलाफ बोलते नहीं थे, सब अपना अपना काम करते थे। मिडिल क्लास, मोस्ट एवरेज मिडिल क्लास अपना काम करती थी, फिल्मों के प्रति उनका ध्यान नहीं था। तो ये होता चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। जब हमने ये दिखाने शुरू किए सीन्स वगैरह, तो ऑडियंस बहुत शॉक्ड हुई। एक अशोक कुमार का सीन था एक फिल्म जुदाई कोई फिल्म थी, उसमें वो डायबिटिक में वो चीनी छुपा छुपा के अपनी चीनी में चाय में डालता है। और सीन पता है क्या है? जब उसकी बहू चले जाती है कमरे से कि आप बिना चीनी की चाय पियेंगे पिताजी, तो वो रामायण खोलता है। रामायण अंदर से पूरी कटी हुई है, उसके अंदर चीनी के क्यूब्स छुपा रखे हैं। क्या आप एक ऐसा सीन इमेजिन कर सकते हैं किसी और होली बुक के द्वारा, किसी और रिलीजन की होली बुक के द्वारा? वो कुछ भी दिखा सकते थे। वो एक डिब्बा दिखा सकते थे, उसके कमरे में रखा हुआ है, वो अपना चश्मे का केस में रखा हुआ है, ये दिखा सकते थे। लेकिन रामायण को काट के अंदर से उसके अंदर चीनी भर के रखी हुई है उसने। इस तरीके का पूरा चला। लेकिन क्या है कि तब लोगों ने देखा, कुछ नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। हमने जब 70s के, 50s के, 60s के जा कर क्लिप्स दिखाए, तो लोग शॉक्ड हो गए कि ये क्या कंटेंट था और पिछली जनरेशन ने क्या देखा है। तो ये बिल्कुल हुआ है। और हमने ये क्यों किया? क्योंकि हम ये नैरेटिव भी नहीं देना चाहते थे कि देखो बस पिछले 10 सालों में सिनेमा खराब हुआ है। उससे पहले तो गोल्डन पीरियड था। बॉलीवुड नेवर हैड अ गोल्डन पीरियड, नेवर। हो सकता है दादा साहब फाल्के के समय पर कुछ अच्छी फिल्में बनी हो और समाज ने जो देख सकते थे उन्होंने अच्छा देखा हो। Since 50s, it has never had a golden period. It has been a hub of the very anti-national communist ideas, pan-Islamism ideas और plagiarism. पुराने गाने, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, प्लेजराइज्ड, अकेले हैं तो क्या गम है, प्लेजराइज्ड। ओके, इतने सारे गाने हैं कि मतलब मैं क्या ही गिनाऊं। आप जो गाना, इनफैक्ट अगर बॉलीवुड में शुरू से कुछ अच्छा है, आप पता करिए वो प्लेजराइज्ड होगा। प्लेजरिज्म का तो इतना वहाँ पर ट्रेंड है कि जो हम फिल्में देखते थे बॉलीवुड में, मुंबई में आपने भी देखा होगा, हर घर में पियानो रखा रहता है वहाँ पे, क्योंकि वो बाहर की यूरोपियन फिल्मों को देख के चुराते थे। कितने घरों में आप गए हैं जिसमें बड़ा सा पियानो उनके हॉल में रखा गया हो? मैंने तो आज तक नहीं देखा। लेकिन हर बॉलीवुड फिल्म के अगर आप देखिए 50, 60, 70 में सब घर में पियानो होता है, सबको बजाना आता है। फिर लोग फैमिली जाके कैबरे देखने जाते हैं। कभी सुना है आपने? कभी किसी भी शहर में आपने देखा है कि सारे परिवार मिलकर, मतलब वाइफ और हस्बैंड वो मिलकर कैबरा देखने जा रहे हैं? वो यूरोप से उठाते थे ना, वो वाली थीम्स उठाते थे हॉलीवुड से, तो वो ऐसे का ऐसे चिपका देते थे। इतना ज़्यादा वो प्लेजराइज ये इंडस्ट्री रहा है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि यहाँ पर एक्चुअली ऐसा हो रहा है क्या, बस वो उठा लो, प्लेजराइज कर दो। स्वाति जी, लंबी लिस्ट है। कुछ फिल्में तो ऐसी है कि जब हम बाहर का सिनेमा देखते हैं और चौंक जाते हैं कि इस फिल्म को, जो पहले बनी है, इस फिल्म की फ्रेम दर फ्रेम कॉपी मारी गई है। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स, जैसे आवारा पागल दीवाना है अक्षय कुमार की फिल्म, गुरु गुलाब खत्री, वो ब्रूस विलिस की एक फिल्म है जिसमें वो टैटू उसका हाथ पर बना हुआ है, इनकी गर्दन के पीछे बना हुआ है, और फ्रेम टू फ्रेम एक एक कैरेक्टर उठाकर जो है इन्होंने इसकी नकल की है। अब रही बात, कई बार हम लोग, हमारे रिलेटिव्स बाहर विदेश में रहते हैं और मुलाकात होती है, तो वो मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि मैं बाहर का सिनेमा बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो जब वो वहाँ के लोग इंडियन सिनेमा देखते होंगे तो ऑब्वियसली उनका अनुभव किस तरह का होता होगा। मैं जब उनसे पूछता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि वो चौंक जाते हैं कि यार अभी तो कुछ बात चल रही थी, अचानक से डांस क्यों करने लगे ये लोग, अभी तो
बहुत सीरियस थे, अभी तो रो रहे थे और एकदम से डांस करने लगे, या कई तरह की जो बेवकूफ़ियाँ हम बोलते हैं हमारे फिल्मों में हमें देखने को मिलती है। तो सिनेमा को जो है हमेशा से ऐसा प्रचारित किया गया है कि ये सॉफ्ट पावर है हमारे देश की। क्या ये सॉफ्ट पावर है या कमज़ोर कड़ी है? ये हमारा पावर दिखाती है बाहर, हमारी संस्कृति का अच्छा उजला पहलू दिखाती है, या फिर हमें एक हास्यास्पद स्थिति में खड़ी करती है? थैंक यू देवेंद्र। इस चर्चा से पहले, अभी जो हम बैठे हुए हैं उससे पहले आपकी मेरी यहाँ पर सिनेमा के ऊपर और फिल्म मेकिंग के ऊपर चर्चा हो रही थी, और हमने प्लेजियरिज्म का खास तौर से बात किया कि किस तरीके से आप खुद बता रहे थे कि इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम कि यहाँ पर इतना सारा कंटेंट, इतने सारे गाने, इतने सारे सीन्स अब प्लेजराइज्ड हैं, स्टाइल ये लोग चुरा लेते हैं। और आप मतलब सिर्फ फिल्में तो आपने पहले ही बनाया था, उससे पहले आप जनरली जैसे फिल्म मेकिंग, मतलब फिल्म मेकिंग इज़ नॉट जस्ट फिल्म्स, वो आप करते हैं। तो उसी में आपको देखिए ऐसा है कि आपने कहा कि क्या ये सॉफ्ट पावर है, तो अगर एक देश की इंडस्ट्री निरंतर भगवान राम को डिमोनाइज कर रही है, भारत माता को एक हरम में ऐड करने वाली एक महिला, मतलब यू नो लाइक अ लस्टफुल वुमन, नहीं वुमन हु यू लस्ट आफ्टर, इस तरीके से पोर्ट्रे कर रही है, संस्कृत को मजाक बना के उर्दू को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रही है, होली के सारे गाने मोलेस्टेशन के ही गाने हैं, दिवाली पर कोई गाना ही नहीं है। ये मैंने इस पर एक लेख लिखा था कि आप 5 गाने बता दीजिए कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री ने, दिवाली देश का सबसे बड़ा त्यौहार तो है ना, वो अलग बात है कि आज जिस तरीके से मनाया जाता है हमारी सोसाइटी में, उससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ और बहुत लोग नहीं होंगे, लेकिन ये बात तो सच है ना कि सबसे बड़ा त्यौहार है, पर 5 गाने नहीं मिलेंगे। आप जाके वेबसाइट पे देखिए टॉप दिवाली सॉन्ग्स, तो आएगा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये सब गाने आते हैं, लेकिन आप कहेंगे टॉप ईद सॉन्ग्स, तो देखिए क्या लिस्ट आती है, सारे वो आपके एक्चुअली मैं इतनी पिक्चरें अब देखती नहीं हूँ ना, तो याद नहीं रहता, नहीं तो वो कौन सा है ना जिसमें रणबीर कपूर भी है और उसमें कवालिया गाना है, याद है? रॉकस्टार से लेकर बेसिकली देयर इज नो एंड टू द लिस्ट ऑफ ईद सॉन्ग्स, राइट? और सारे बिल्कुल प्योर सॉन्ग्स हैं, उसमें कोई लस्ट नहीं है, वो एक्चुअली किसी दरगाह में और किसी अली इन सब के प्रेस में सॉन्ग्स गाए गए हैं। तो पहले तो ये कि इसको हम सॉफ्ट पावर क्यों कहते हैं, ये हमारे भारत का, हमारे देश का ऐसा कौन सा कल्चर हमको देती है या प्रेजेंट करती है पूरी दुनिया में कि हम उसके ऊपर गर्व करें। दूसरा, ये इतना प्लेजराइज इंडस्ट्री है कि इसको कोई सीरियसली नहीं लेता। ये कहते हैं हम सबसे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं दुनिया में, तो कोई फिल्म तुम्हारी किसी अवार्ड उसमें कोई अवार्ड नहीं जीतती। ये लोग जुगाड़ लगा कर कांस फिल्म फेस्टिवल या किसी फिल्म फेस्टिवल में दिखा देते हैं, अवार्ड किसी को नहीं मिलता, मिलेगा भी तो वो भी किसी जुगाड़बाजी से ही मिलेगा। तो क्या है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को कोई सीरियसली दुनिया में लेता नहीं है। हम ये सबसे ज़्यादा मतलब फिल्म बनाते हैं, लेकिन ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जिसको किसी अच्छी, जब हम मतलब बात करते हैं ना कि गुड वर्ल्ड सिनेमा, उसमें कोई गिनती में आता ही नहीं है, कोई फिल्म नहीं आती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक पिक्चर का एक गाना आ गया, वो कौन सी थी ना अभी पीछे, नाचो नाचो, हाँ वो वाला एक गाना ही। इनफैक्ट बॉलीवुड का तो ऐसा है कि आप अगर कोई सीन देखिए, आप इस पर ध्यान दीजिए, जब बॉलीवुड को सेलिब्रेट करने के लिए कोई फिल्म या कोई इवेंट होता है, ये सिर्फ गाने दिखाते हैं। गलत बोल रही हूँ, गानों में भी आधे प्लेजराइज्ड होते हैं, लेकिन सिर्फ गाने। मुझसे पूछें तो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और ऐसे 3-4 सिंगर्स, और यही बॉलीवुड है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई सीन दिखाया जा रहा हो कि यार क्या सीन था, या फिर कोई पिक्चर दिखाई जा रही हो कि क्या कल्ट फिल्म थी, या फिर कोई ऐसा कोई सिनेमाटोग्राफी या कोई फिल्म मेकिंग का कुछ नहीं ना? क्या होता है जब सेलिब्रेट भी करते हैं तो गाने ही करते हैं ना। तो बेसिकली गाने, और गानों का कौन सा बॉलीवुड ने ट्रेडिशन दिया है? इंडिया में इतना रिच फोक ट्रेडिशन रहा है, बहुत सारे गाने तो पंजाबी फोक सॉन्ग्स हैं जिनको पता ही नहीं है हम लोगों को, लॉन्ग वाचा और बहुत सारे। एक्चुअली इन्होंने तो बहुत सारे नुसरत फतेह अली खान के ही गाने कॉपी करके बना दिए। वो कह रहा है अल्लाहू अल्लाहू, उन्होंने बना दिया आई लव यू, ऐसे बहुत सारे गाने इन्होंने सही बताऊँ तो हमको पता ही नहीं है, पर कुछ फोक से उठा लिए, कुछ ओरिजिनल कंपोजिशन से उठा लिए। फोक को कभी यहाँ क्रेडिट नहीं दिया। इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री ने इंडिया के फोक आर्टिस्ट का काम छीनने का काम किया है। उनको ना पैसा मिला, ना रॉयल्टी मिलती, ना उनको उसका नाम मिलता, गाने उठा लिए जाते हैं और ये अपने यूट्यूब पे उसी गाने को लेकर करोड़ों व्यूज़ लेकर उसका पैसा खाते हैं। सही बात है ना? तो म्यूज़िक और लिरिक्स, इनका जो क्रेडिट है ये तो इंडिया के फोक ट्रेडिशन से आता है, बहुत ट्रेडिशन है, ये लोग तो खा गए उनका काम। और दूसरा सॉफ्ट पावर ये कोई पावर नहीं है, वी आर एम्बैरेस्ड बाय इट।
हमने जब जेम्स ऑफ बॉलीवुड चलाया और लोग शॉक्ड हुए, तो लोग फिल्में, सही बात तो ये है कि इट बिकेम वन ऑफ द बिग रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि सबसे पहले कोई स्किल नहीं है। देखिए स्किल है क्या, क्या होता है स्किल में? कुछ चुनिंदा घर परिवार हैं, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के रिश्तेदार, वही हर चीज़ में हैं। अगर आप इनकी डिटेल में जाएंगे तो जितनी आपको रैग्स टू रिचेस स्टोरी बनाते हैं ना, उनमें से कोई नहीं है। आपको पता चलेगा, अच्छा ये एक्टर कैसे बताते हैं, इसका तो मामा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर था, अच्छा इसका ये आमिर खान, उसका तो फादर प्रोड्यूसर था, ऐसे बताते हैं जैसे कौन सा कोई ब्रेक थ्रू मिला उसको। फिर ये शाहरुख खान का फिल्म ऐसा दिखाते हैं कि वो सोता था बेंच पर और वहाँ से आया था बड़े सपने लेकर। क्या बकवास है! अरे वो उसका वो तो अजीज़ मिर्ज़ा नाम है किसका, उसके घर रुका था वो बॉलीवुड में आके। उसकी माँ शी वॉज वेल कनेक्टेड इन पॉलिटिकल सर्कल्स, और वो दिलीप कुमार के रेफरेंस से आया था। इनफैक्ट मज़ेदार बात ये कि दिलीप कुमार मतलब यूसुफ खान, शाहरुख खान और ये कपूर फैमिली एक ही मोहल्ले के हैं, ये पेशावर के। ऐसा हो सकता है कि सारा टैलेंट उसी गली के अंदर हो? तो टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, जुगाड़ से लोग आए थे। इनफैक्ट ये भी बता देती हूँ कि बॉम्बे की सच्चाई ये है कि बॉम्बे में आज़ादी से जस्ट पहले ही की बात है, पठानों को ब्रिटिश ने बुलाया था, ठीक है, अफगानिस्तान से, और जिसको आज हम पाकिस्तान का वो एरिया बोलते हैं ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर वगैरह के आसपास से लंबे चौड़े पठानों को बुलाया गया था। सारे पठान लंबे नहीं होते हैं। इन लोगों ने जो उनको बुलाया वो लंबे चौड़े थे, क्योंकि उनका एक काम था, उनको लोन्स रिकवर करने के लिए और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए बुलाया था। कमाल की बात यह कि वैसे तो पठान हमें बताया जाता है सारे लंबे चौड़े, लेकिन बॉलीवुड के सारे पठान नाटे हैं। शाहरुख खान, आमिर खान, इनफैक्ट इसकी तो इतनी हंसी, वो अनुराग कश्यप का भाई नहीं है, वो कहता है कि सलमान खान जितने हील अंदर पहनता है उतने हील बाहर पहनता है, तब जाकर वो थोड़ा बहुत हीरोइन के बराबर आता है। नहीं, कोई बात नहीं, मतलब कोई भी नाटा हो सकता है। मेरी आई एम ऑल्सो नॉट टॉल, व्हाट आई मीन टू से इज, बट द होल पोर्ट्रेयल ऑफ पठान, द होल पोर्ट्रेयल ऑफ, ये जो कहते रहते हैं कि हम ये भी एक सही बताऊँ तो इसीलिए है क्योंकि ब्रिटिश चुन चुन के उन्हीं लोगों को लाए थे, क्योंकि वो जॉब ऐसा था। तो उन लोगों ने, वो पाश्तो बोलते थे। आपको पता है स्टूडियो के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स भी यही होते थे। तो जो लोग दरी या पाश्तो बोलते थे उनको तो वो एंट्री आराम से दे देते थे। तो बहुत बड़ा कारण जो पेशावर के और यहाँ के लोगों का आने का बॉलीवुड में रहा, वो ये भी रहा कि जब लोग बाहर ऑडिशंस के लिए खड़े होते थे तो लैंग्वेज प्रेफरेंस के बेसिस पर वो एंट्री देते थे उन लोगों को। ये रियलिटी पता है आप लोगों को? तो ये कोई टैलेंट, ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई टैलेंट हंट के नाम पर तो नहीं ये लोग आए? ये लोग जुगाड़, इसीलिए तो नेपोटिज्म एकदम फटके एकदम से वो आया है ना, वो नैरेटिव, क्योंकि वो कुछ लोग आए और तब तो सही बताऊँ अच्छे घरों के फैमिली के वाले जाते कहाँ थे फिल्म में काम करने? वो तो आज ये नॉर्मलाइज्ड हो गए, तब तो इनको अच्छा नहीं माना जाता था। हाँ, पैसा था। पैसा क्या था उसके भी कारण हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाएँ तो मुंबई में जो कॉटन मिल्स वगैरह चला करती थी, इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, उनका पैसा इधर उधर ठिकाने लगाने के लिए भी फिल्म इंडस्ट्री में पैसा शुरू से लगा है। फिल्म इंडस्ट्री का ये भी सच है कि फिल्म इंडस्ट्री मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा शुरू से रहा है, आज भी है। 500 करोड़ की फिल्म ये तो दिखाते हैं, इसमें 100 करोड़ का मार्केटिंग बजट, कहीं दिखाई देता है आपको फिल्म में 100 इतना लगाया हुआ? आदि पुरुष के ट्रेलर देखकर आपको लगा कि कोई 500-600 करोड़ जो बता रहे थे वो लगा होगा? ये सब मनी लॉन्ड्रिंग के काम होते हैं, क्योंकि ये दिखाना बड़ा आसान होता है कि इतना पैसा इसमें लग गया, मार्केटिंग में इतना लग गया, इतने सारे लोगों को पैसा देने में लग गया। और ये कोई मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो इट्स वेल एस्टैब्लिश्ड। वोहरा कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें जो करप्ट पॉलिटिशियंस के ऊपर निकाली थी, उसमें डी कंपनी, ड्रग सिंडिकेट और बॉलीवुड के इसका कनेक्शन पूरा निकल कर आया था। वो अलग बात है कि वो पूरी रिपोर्ट कभी पूरी रिलीज नहीं हुई, लेकिन ये बात सच है कि जहाँ पर जहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, वही सबसे बड़ा विमेन ट्रैफिकिंग का गढ़ है। इट्स अ मेजर प्रोस्टिट्यूशन हब मुंबई, पता होगा आप लोगों को। और वही ड्रग्स का सबसे बड़ा कार्टेल वहाँ पर चलता है। ऐसा कैसे? ऐसा इसीलिए, एक तो ये कारण कि बहुत सारे लोग इस लालच में मुंबई भाग भाग कर जाते हैं कि हम भी फिल्म में जाएंगे। फिल्म में तो कोई आता नहीं है, 100 में से 1 को चांस देते हैं, बाकी सारे लोग ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में। वो इनफैक्ट गंगूबाई में जो फिल्म थी, हालांकि मैं उसमें बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि दे ग्लोरीफाइड प्रोस्टिट्यूशन। उस फिल्म को देख देख के छोटी पेरेंट्स इतने बेवकूफ़ अपनी छोटी लड़कियों को गंगूबाई वाली साड़ी पहना के रील्स बनाने लग गए। आई मीन, डू दे वॉन्ट टू मेक देयर डॉटर्स प्रोस्टिट्यूट्स? What the hell was going on then? हमने तो चाइल्ड कमीशन में शिकायत करवाई और ऐसी सारी रील्स टेक डाउन करी।
कि ये क्या है। आप अपनी छोटी सी बच्ची को वो कपड़े पहनाकर उसकी तरह मैनरिज्म की तरह रील बता रही हो, कल वो बड़े होकर देखेगी कि मैं किसका रोल कर रही थी, मैं कोठे वाली का रोल कर रही थी। ये चल रहा है इस देश में, क्योंकि लोग बेवकूफ़ हो गए हैं, उन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि हम बेसिकली, पॉइंट ये है कि बॉलीवुड को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया, प्रोपोगेंडा के द्वारा ये दिखाया गया कि ये हमारी कल्चरल पावर है, जबकि इट्स अ टूल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी, व्हाट एल्स। सो या जैसा कि आप पिछले सत्र में भी अनुपम जी बोल रहे थे कि परसेप्शन बनाना कितना महत्वपूर्ण है और उसका क्या प्रभाव हो सकता है, ये हम अभी देख रहे हैं कि छोटे बच्चों को इस तरह से माँ बाप खुद प्रस्तुत कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ को जो है नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग का भी एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है सिनेमा, जिसे अब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं इतने नुकसान के बाद। अभी तक हम भारत का सिनेमा पर बात कर रहे थे, लेकिन सिनेमा में भारत कितना है, हम अगर उसकी बात करें, अभी मैं अपना वाकया थोड़े से समय में बताता हूँ कि मैंने अभी 14 नवंबर को मेरी अपनी फिल्म रिलीज़ हुई 2020 दिल्ली, और वो एक भारतीयता का पुट डालने की मैंने कोशिश की और एक रियलिटी जो घटी हमारे देश में उसको दिखाने की मैंने उसमें कोशिश की। और चूंकि हम जब कहीं भी इस तरह का नैरेटिव लेकर आते हैं तो सामने वाला जो धड़ा है जिनसे हमें लड़ना है, क्योंकि हम जब इस तरह के विषय का चुनाव करते हैं तभी हम एक पूरा सिंडिकेट अपने खिलाफ खड़ा कर लेते हैं बॉम्बे का। तो जब ये फिल्म का चुनाव किया तभी हमारी बड़ी एक गैंग हमारे खिलाफ खड़ी हुई जाती है। लेकिन बात यह है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह से प्रयास करता है तो उसके साथ में जो नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो साथ मिलना चाहिए, जो मदद मिलनी चाहिए, वो क्यों नहीं आती। क्योंकि जैसे ही मेरी फिल्म का ट्रेलर जनवरी में रिलीज हुआ तो दूसरे ही दिन जैसे ही वो ट्रेलर सोशल मीडिया पर गया, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और कहा कि इस फिल्म को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका ट्रेलर देखकर ही मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको परमानेंटली बैन कर दिया जाए, इसे आने ही ना दिया जाए। दूसरे दिन पता चलता है कि शर्जिल इमाम, महमूद प्राचा और 8 लोग हाई कोर्ट चले गए मेरे खिलाफ कि इस फिल्म को रोक दिया जाए, क्योंकि ये शर्जिल इमाम के अधिकारों का हनन कर रही है, क्योंकि उसका केस बेचारे का वहाँ चल रहा है और ये जो कैरेक्टर दिख रहा है ये उसके जैसा दिखता है तो केस प्रभावित होगा। तो ये जो नैरेटिव की ताकत है कि ये लोग कितने आपस में एक दूसरे से मिले हुए गुथे हुए हैं कि अगर इनके खिलाफ आप काउंटर नैरेटिव लेकर कोई फिल्म लेकर आते हैं तो आप अकेले पड़ जाते हैं पूरी तरह से। अब हम बात कर रहे हैं इतना, लेकिन जैसे मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, ऐसे प्रयास करने वालों के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आप किसी चीज़ का सिर्फ विरोध करके उसको रोक नहीं सकते। अगर कुछ गलत हो रहा है बहुत, तो उस गलत है बोलने से वो चीज़ तो ख़त्म नहीं होगी, हमें उसके पैरेलल कुछ अच्छा खड़ा करना होगा, अपनी लकीर को बड़ा करना होगा। वो कैसे होगा? देवेंद्र, ये जो आपने अभी आपकी फिल्म के साथ क्या हुआ, किस तरीके से उसको रोकने की प्रयास की गई, और ये मैं इट्स एन ऑनेस्ट कन्फेशन कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैंने दिल्ली दंगे कवर भी किए, बट मुझे वाकई में आपकी फिल्म का उस वक्त नहीं पता चला। इसका मतलब ये कि वो इतना बॉम्बार्डमेंट उसका एडवर्टीजमेंट के रूप में मेरे उस पर नहीं आया, नहीं पता चला। ये मिसमैच है। और मिसमैच क्यों है? जो एजेंडा वाली फिल्में बना रहे हैं, जो घटिया फिल्में बना रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है, क्योंकि वो उनका बिजनेस मॉडल सच्चा है ही नहीं। अगर वो इस मॉडल पे पिक्चरें बनाए और फिल्में जो देखने जाए उसके टिकट रेवेन्यूज से उनका प्रॉफिट हो, तो ये इंडस्ट्री चल नहीं सकती। समझ रहे हैं आप? ये इट्स नॉट अ फेयर बिजनेस एट ऑल, इट्स अ मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस। तो क्या होता है कि आप जैसे ऑनेस्ट अगर फिल्म मेकर्स बना रहे हैं तो आप तो जेन्युइन मनी लेकर जेन्युइन अर्न करना चाहते हैं कि भाई मान लीजिए आपने लगाया 100 और आप सोचते हैं कि लोग देखें और मुझको प्रॉफिट हो जाए इतना या चल जाए, तो आपका, सॉरी टू से, बट आप इनसे कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इनका बिजनेस है मनी लॉन्ड्रिंग। बहुत सारा पैसा लगाकर ये दिखाया जाता है कि फिल्म में लगा है, और बाद में ये दिखाया जाता है कि फिल्म से जो अर्निंग हुई है वो इतनी प्रॉफिट हुई है। तो आपके जैसे जो फिल्म मेकर्स हैं जो जेन्युइन इसको बिजनेस की तरह बिजनेस इन द सेंस एक तो वो वहाँ पर मिसमैच है।
तो मैं ये कहूँगी कि जो आप करने का प्रयास कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ फिल्म इंडस्ट्री विच डजंट एग्जिस्ट सो फार, विच इज़ अ जेन्युइन फिल्म इंडस्ट्री, कि पैसा लगाकर फिल्में बनाओ और ऑडियंस के रिस्पॉन्स और उनके देखने के आधार पर पैसे कमाओ। वो मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा एविडेंस दूं मैं आपको। रिसेंटली पिछले 2 साल में, जब से जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने इनका इतना प्रोपेगेंडा बस करा, अकेला हमने नहीं, हमारी इनफैक्ट हमसे प्रेरणा भी लेकर बहुत लोगों ने यूट्यूब और उनके ऊपर कंटेंट फरिश किया है, और भी अन्य कारण रहे कि लोग जब दिखाई देने लग गया कि घटिया सिनेमा बनाते हैं तो क्यों ना वर्ल्ड सिनेमा देखा जाए जो उनके मोबाइल फ़ोन पे आ चुका है OTTs के थ्रू। तो क्या हुआ है कि ये लोग जवान फिल्म से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हमने जवान से पहले जो वो चलाया ना, आदि पुरुष से हम लोगों ने एक्चुअली स्टार्ट हो गए थे कि आदि पुरुष ये कितना घटिया फिल्म इन्होंने बनाया है, कि वो अलास्का का बंदर जैसा दिखने वाले हनुमान जी और ये सारा इतना घटिया VFX करके तुम बेसिकली डिस्ट्रॉय करना चाहते हो रामायण हमारे बच्चों के मन में जो आइडिया है वो। इनकी फिल्में, ये हर फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किए जाते हैं, हर फिल्म को पहले ही वीकेंड पे कह देते हैं 500 करोड़ कमा लिया, हाँ, लेकिन PVR का इनका शेयर नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि जितना पैसा ये इस चीज में लगा रहे हैं टू शो दैट द फिल्म हैज बिकम ब्लॉकबस्टर, तो देयर इज नो एक्चुअल अर्निंग। अगर लोग पिक्चर देखने भी जा रहे हैं ना, धुरंधर वाकई में लोगों ने देखी है, बहुत लोगों ने देखी, बट आप ये भी समझे कि उसको हिट कराने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा लगाया है। कुछ पिक्चरें, बहुत सारी पिक्चरें ऐसी रही हैं जिनका मार्केटिंग बजट इतना बढ़ गया है जस्ट टू शो दैट द फिल्म हैज डन वेल, बिकॉज उनको बॉलीवुड भी बचाना है ना। अगर एक के बाद सारी फिल्में फ्लॉप होती चली जाएंगी तो फिर उनका वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी काम पूरा नहीं हो पाएगा, आप समझ रहे हैं, बिकॉज दे कैन नॉट यूज एनी फिल्म एज अ फ्रंट। सो ये मैं बता देती हूँ कि जो रीसेंट, जिनको भी आपने सुना है कि ये ब्लॉकबस्टर है पहले ही वीकेंड पे, अच्छा आजकल क्या हो गया है, पहले सारी फिल्में पहले के 2 दिन में दिखा देते हैं कि इतना बिजनेस हो गया, 1 हफ्ते भी वो फिल्म चलती रही है। ऐसी कैसी फिल्म होती है कि जो 2 दिन में ही सारा 500 करोड़ कमा लेती है और तीसरे दिन भी उसको कोई देखने नहीं जाता, यही चले जा रहा है फिल्म आफ्टर फिल्म। तो ये समझ लीजिए इट्स नॉट अ जेन्युइन बिजनेस एट ऑल। व्हाट पीपल लाइक यू आर ट्राइंग टू डू इज सेट अप अ फिल्म इंडस्ट्री। ये देखिए, फेक कलेक्शन का तो ये बहुत सामने आ चुका है। ये बड़ा ही एक तरीके से ये ब्लैक को वाइट करने वाला जो धारणा नहीं बोल सकते, ये फैक्ट है। इसके लिए ये सब समझ में आ गया है लोगों की, सारी कहानी समझ में आ गई है कि ये फेक कलेक्शन के ज़रिए एक फिल्म को हिट दिखा देना। लेकिन अभी जो फिल्में बन रही है या हमारी जो मुख्य इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ आर्ट जैसा तो कुछ है नहीं। फिल्म जो है वो एक प्रोजेक्ट है, एक कारपोरेटाइजेशन हो गया है फिल्म इंडस्ट्री का। तो जहाँ आर्ट दूसरी बात हो गई, कहानी दूसरी बात हो गई है। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भाई इस फिल्म में स्टार कौन है, गाने कितने हैं, इसमें रोमांटिक सीन्स कितने हैं, वो बना करके कि जो हम एक मसाला फिल्म की तरह प्रस्तुत कर पाएँ। इस तरह से ये फिल्म इंडस्ट्री चल रही है। लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले पिछले सत्र में बोला जा रहा था कि कोई भी नैरेटिव जो है, राजाश्रय या जो है मौजूदा रजीम जो है, उसके अनुसार चलता है। तो जब ये बहुत समय हो गया, अभी तो हम बहुत ही फेवरेबल गवर्नमेंट है, तो क्यों नहीं ये चीज़ें जो है आप और हमारे जैसे ही कुछ लोन वॉरियर्स करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ठोस चीज़ें कब होगी जब इन पर नकेल कसी जाएगी और अच्छे नैरेटिव्स को जो है बल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। यस, ओके, पहले तो एक पॉइंट पे मैं बोलूँ, आपने कहा कि फिल्में, गाने, ये सब, देखिए इंडिया बॉलीवुड खुद ही कहता है कि ये मसाला फिल्म इंडस्ट्री है। इवन आप उनके विकीपीडिया पेज पे भी जाएंगे तो उसमें लिखा रहता है कि इट्स अ फिल्म इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस मसाला फिल्म। मसाला फिल्म्स क्या? इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। सब लोग देख लें, एंटरटेनमेंट होके ट्रैश दिमाग में घुसा के आ जाएं। ये हमको डिसाइड करना है कि ये मसाला फिल्म एंटरटेनमेंट जिसको कहते हैं, कि ये हमें अपने दिमाग में डालना भी चाहिए कि नहीं। इट्स ट्रैश, ये कचरा है, बहुत सालों तक बेचा गया कहकर कि एंटरटेनमेंट है, लेकिन ये हमको डिसाइड करना है कि हमें ये एंटरटेनमेंट लेना भी है कि नहीं। इनफैक्ट एक बात है, वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ टू मच एंटरटेनमेंट। हम लोग एंटरटेनमेंट देख देख के थक जा रहे हैं। मतलब पहले एंटरटेनमेंट होना तो इसलिए चाहिए कि आप इतना काम करके थक जाओगे, आप थोड़ा मनोरंजन कर लो, लेकिन हम मनोरंजन से ही थक जा रहे हैं। ये एक ऐसा एरा आ चुका है। ऐसे में हमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इट्स लाइक दिस, आपने कहा कि हम अपना क्यों नहीं विवेक यूज़ करते।
a lot of us have been victims of junk food as well. बचपन में माँ बाप ने आसपास सभी ने ही बता दिया था कि घर का ही खाओ, घर का तेल, घर का बाहर ब्रेड अच्छी नहीं है, चीनी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए. लेकिन जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता था, हालांकि मैं उस एरा में नहीं पली बड़ी हूँ जिसमें हमारे पास जंक फूड बहुत ज़्यादा होता था, बाहर ऐसे कोई रेस्टोरेंट तब नहीं होते थे. लेकिन अभी तो ये समझिए कि इतना बॉम्बार्डमेंट जब मैं कॉलेज में थी तब से स्टार्ट हो गया था. एवरीवेयर देयर वर पिक्चर्स ऑफ बर्गर्स, यू नो, वेरी इनफैक्ट वो फूड फोटोग्राफी भी झूठी होती है. जिस तरीके से वो दिखाते हैं हमको, वो तो आर्टिफिशियल तरीके से फोटोग्राफ्ड होता है. आपको पता ही होगा कि मतलब अगर आप देखें कि फूड फोटोग्राफी कैसे होती है तो आपको पता चल जाएगा. इट्स नॉट फूड दे क्लिक, दे बेसिकली टर्न फूड इनटू एंटरटेनमेंट थ्रू ट्रिक्स. तो क्या है कि हम उसके प्रोपेगेंडा में हम फंसे और बहुत सारे लोग अपना शरीर खराब करके, इंक्लूडिंग मी, नाउ आर रिटर्निंग टू होम कुक्ड फूड एंड हेल्दी फूड. डालडा, आपको पता होगा कि ऐसा प्रोजेक्ट हुआ था कि जैसे द बेस्ट ऑयल टू हैव, और आज की डेट में हम वापस आ रहे हैं सरसों के तेल पर, करेक्ट, और या फिर घी पर या उस पर. हमको नमक की देखिए फ्री फ्लोइंग नमक, और ये अभी आज हम चौगुना दाम देकर रॉक सॉल्ट खरीद रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि ये बॉम्बार्डमेंट, एडवर्टिजमेंट ये होता है. और अगर आप एडवर्टिजमेंट की बुक्स पढ़ेंगे जो बड़े बड़े CEOs वगैरह ये सब लिखते हैं, एडवर्टिजमेंट इज नॉट डन टू सेल एन इमीडिएट प्रोडक्ट, इट्स डन टू चेंज माइंडसेट फॉर ईयर्स टू कम. एडवर्टिजमेंट इसलिए नहीं होता कि आपको ये बेचना है, इसके लिए एडवर्टिजमेंट तैयार नहीं होता. आज अगर आप देखें कि जो एडवर्टिजमेंट्स बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पर आज तक बसे हुए हैं, उनको देखकर कोई प्रोडक्ट खरीदे ऐसा कोई मार्केट कोरिलेशन ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, बट उससे आपका माइंडसेट कई सालों के लिए बदल जाता है. तो बॉलीवुड जैसी एक इंडस्ट्री जो सिनेमा एज अ होल, जिसका मैंने आपको बताया कि जिसका सोर्स ऑफ फंडिंग बहुत शेडी है, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा कि 500 करोड़ लगाकर आप एक फिल्म बनाओ, उसको इतने लोग देखें कि आप कमाई कर पाओ 700 करोड़, ये मॉडल नहीं है उनका, वो झूठ बोलते हैं. सिमिलरली एडवर्टिजमेंट इसलिए होता है कि आपका बहुत सालों के लिए दिमाग, ये हमारी सोसाइटी को एंटरटेनमेंट प्रधान फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना चाहते हैं. दे वांट अस टू बी स्लेव टू एंटरटेनमेंट. दूसरी बात, ये जो एजेंडास पुश हो रहे हैं, और आज की डेट में एक्चुअली मैं सही बताऊं तो कम्युनल एजेंडा से ज़्यादा व्यभिचार वाला एजेंडा पुश हो रहा है कि वेरी सेक्शुअल, यू नो, इन नेचर. इट्स लाइक दे वांट टू टर्न एंटायर फैमिलीज, द जनरेशन इनटू वेरी सेक्स ऑब्सेस्ड, इनटू वेरी जैसे इस तरीके की जनरेशन ये क्रिएट करना चाहते हैं. यहाँ तक कि अगर कोई महिला या पुरुष 50-60 साल के भी हो जाते हैं तो ये उसको उसी तरीके से दिखाते हैं कि वो आज भी पार्टनर ही ढूंढ रहा है. वो जो फीलिंग होती है कि एक समय के बाद आप माँ की जो होती है और जो पिता रूपी जो फिगर है उसको बिल्कुल ही नहीं पुश किया जाता. आपके अंदर ये फीलिंग कि ऐसे कोई नैरेटिव आ नहीं रही है कि आप किसी, मतलब देखिए आप सोचिए ना, ऐसी कितनी फिल्में आई हैं कि कोई लड़की 17-16 साल की है लेकिन एक आदमी बहुत बड़ी उम्र का है, या इवन महिला कोई बड़ी, लेकिन उसको उस बच्ची को देखकर पिता का नहीं भाव आ रहा है, उसको वही भाव आ रहा है कि रोमांस का. ऐसी फिल्मों आफ्टर फिल्में ये सटली पुश करते रहते हैं क्योंकि दे वांट टू डू दिस वर्ल्ड ओवर. इंडिया अकेला नहीं है ये वाला. देखिए पिछले, मैं कहती हूँ 10-15 साल में जो भारत में एजेंडा फिल्मों के द्वारा चला है वो लार्जली वेस्टर्नाइज एजेंडा है. और वो एजेंडा क्या है? वो है एक्सेसिव इंडल्जेंस, एक्सेसिव एंटरटेनमेंट, एक्सेसिव सेक्स, एक्सेसिव, यू नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, फैमिली ब्रेक करने वाला, और अकेले, क्योंकि देखिए ये कॉर्पोरेटाइजेशन है. जितने लोग अलग अकेले रहेंगे उतना ज़्यादा वो लोग कंज्यूम करेंगे. एक परिवार साथ रहेगा तो कम खर्चे में जीता है, वही परिवार का हर सदस्य अकेले रहता है तो आप सोचिए वो कितना ज़्यादा चीज़ें खरीदता है. ये वेस्टर्न कॉर्पोरेट एजेंडा जो होता है, जो जैसे कमर्शियल एजेंडा, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से पुश हो रहा है. और अभी इसको हम इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि ये आपकी फिल्मों में, आपके मोबाइल पर OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह के द्वारा आ चुका है. उसके ऊपर कोई सरकार भी नहीं कर सकती. मैं आपको सही बताऊं, क्या सरकार एडवर्टीजमेंट बंद कर दे? जैसे जस्ट लाइक द गवर्नमेंट इज नॉट बैनिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ चिप्स, राइट, और बर्गर्स, जबकि वो जंक फूड है, नुकसान है, सीधा उस पर देश पे नुकसान है. लोग खाएंगे, बच्चे खाएंगे, बीमार होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, राइट. लेकिन एक, हालांकि मैं ये भी बता देती हूँ कि एक विचारधारा ये भी है कि इससे GDP बढ़ता है. द मोर पीपल इंडल्ज, द मोर बिजनेस, यू नो, जो उसमें सोसाइटी में होता है,
व्हाट आई मीन टू से इज सरकार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। एक पॉइंट के बाद ये जो पूरा वेस्टर्न ग्लोबल कॉर्पोरेट कमर्शियल एजेंडा है, इसको फाइट हमको खुद ही करना पड़ेगा समझकर। जिस तरीके से ये सरकार आपको नहीं बताएगी कि आप नमक कौन सा खाओ, कि ब्रेड को छोड़कर आटा बाजरे का या मक्की का या जो भी है वो ज्वार का खाओ, ये सरकार नहीं बता रही है ना, थोड़ा थोड़ा बता रही है कि मिलेट को बढ़ावा दे रही है। सरकार कैन नॉट डिक्टेट व्हाट यू ईट। सिमिलरली आप ये समझ लीजिए कि यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट जंक इज। जंक फूड की तरह ही जंक एंटरटेनमेंट भी होता है। हमको आइडेंटिफाई करना है कि जंक एंटरटेनमेंट हमको लेना है कि नहीं, हमें अपने बच्चों को लेना है कि नहीं, हमें उन्हें बताना भी है कि नहीं। वी मस्ट एजुकेट आवर चिल्ड्रन, आवर यंगर पीपल ऑन व्हाट जंक एंटरटेनमेंट इज एंड टेल देम टू स्टे अवे। हम उसको रोक नहीं पाएंगे, सरकारें भी नहीं रोक पाएंगी। सरकार कितनी फिल्में रोक देगी? हम ओवर्टली वो फिल्में तो रुकवा सकते हैं देवेंद्र जिसमें एजेंडा बहुत ही ओवर्ट है, मतलब ठीक है, बहुत ही क्लियर है कि मान लीजिए बिल्कुल ही पाकिस्तान का, जैसे हमने एक फिल्म थी वॉर, पाकिस्तान की फिल्म थी WAAR। वो फिल्म बहुत ही एंटी इंडिया फिल्म थी, 2019 तक नेटफ्लिक्स पे दिखाई जा रही थी। हम लोगों ने कंप्लेन करके वो फिल्म नेटफ्लिक्स से हटवाई क्योंकि इट वॉज अ ब्लेटेंट एंटी इंडिया फिल्म। इतनी एंटी इंडिया फिल्म थी कि उसमें ऐसे वाले सीन्स भी थे कि जिसमें दो पाकिस्तानी आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बताइए कि हमारे एंसेस्टर्स हिंदू थे, तो दूसरा आदमी कह रहा है कि हाँ हिंदू थे, तो कहते हैं फिर हम कन्वर्ट क्यों हुए? तो उसमें उत्तर ये मिल रहा है कि बिकॉज आवर एंसेस्टर्स वर स्मार्ट और उन्हें पता चल गया कि इस्लाम इज़ एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। ये एजेंडा सोचिए, ये तो डायरेक्ट कन्वर्जन एजेंडा है, ये फिल्में दिखा रहे थे तो हमने उस फिल्म को हटवाया नेटफ्लिक्स से। तो ऐसे ना आप ब्लेटेंट फिल्में तो हटवा सकते हो, पर अब वो कैसी फिल्में हटवाओगे जिसमें जैसा मैंने कहा कॉर्पोरेट वो कमर्शियल एजेंडा पुश किया जा रहा है। इट्स अप टू अस टू आइडेंटिफाई जंक एज जंक एंड एजुकेट अवर पीपल एंड डिसाइड टू स्टे अवे फ्रॉम इट। हम लोगों को दूर रहना है। और कई बार विचार फैलाने वाला कंटेंट बनाने वाले मेकर्स को हमारे यहाँ पद्मश्री भी दिया जाता है, बड़ी विडम्बना की बात है ये। मैं अंतिम प्रश्न लूँगा और आपसे पूछ रहा हूँ और उसके बाद हम केवल एक प्रश्न ले पाएंगे ऑडियंस से, जैसा निर्देश मुझे मिला है। और देखिए, मैं अमेरिका एक सुपर पावर है ऐसा बोला जाता है और उसे सुपर पावर की तरह एक इमेज बनाने में वहाँ की फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत ही अमेरिका को पता नहीं किस तरह से उसकी ताकत, उसके हथियारों को, उसकी आर्मी को दिखाया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आज भी अभी UGC की पे चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले, ये समाज को बांटने की बात हो रही है और जो भी ये नैरेटिव है। लेकिन ऑस्कर के लिए जो फिल्म निकलती है वो तो सरकार के द्वारा और अथॉरिटी के द्वारा जाती है, लेकिन आज भी आप मैक्सिमम फिल्में जो जाती हैं उन्हें देखेंगे तो वो हमारे समाज को, एक टूटा हुआ समाज, दलित माइनॉरिटी को प्रताड़ित करने वाला क्रूर देश के रूप में होती है। तो अब यहाँ क्या अड़चन है, क्या अटकल है कि इस तरह के जो नैरेटिव को चलाने वाले लोग आज भी इतने पावरफुल हैं कि उन्हीं की फिल्में ऑस्कर के लिए जाती हैं, उन्हीं की फिल्मों को अवार्ड्स मिलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? इसको मैं एक बहुत संक्षेप में चाहूँगा, उसके बाद हम ऑडियंस से बात करें। जी, पहली बात तो ऑस्कर का ऑब्सेशन हमको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ऑस्कर कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर हम ये कहें कि देश पे गर्व करें कि अगर किसी फिल्म को मिल गया। मैं चाहूँगा कि मैं ऑस्कर के ऑब्सेशन को नहीं मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक ऑफिशियल एंट्री एक देश की होती है और वो देश के खिलाफ ही हो, ये कहाँ तक ठीक है? आप लोगों ने जसपाल भट्टी का फ्लॉप शो देखा हुआ होगा। उसमें याद है कैसे मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें एक मीटिंग होती है कि मीटिंग होने वाली है तो देखते हैं क्या होता है। उसमें जसपाल भट्टी कहता है देखो यहाँ जहाँ लाल लाल हैं वहाँ गुलाब जामुन रखे जाएंगे, जहाँ येलो येलो कलर के डॉट्स हैं वहाँ समोसे रखे जाएंगे। तो फिर एक लड़की कहती है सर ये तो डिसाइड हो गया, लेकिन मीटिंग का एजेंडा क्या है? कहते एजेंडा तो बाद में भी देख लेंगे, पर ये समोसे गर्म होने चाहिए। तो क्या है कि ये हम सब समझ लें कि सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमको ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझ के डिसीजन लिए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ही चल रहे हैं। जो शो में दिखाया गया था ऐसा सही होता है और इसका प्रमाण UGC गाइडलाइंस हैं। UGC गाइडलाइन में कितने 25-26 लोगों के नाम हैं उस पूरे लिस्ट में जो उसकी कमेटी के मेंबर्स थे। उनमें से कोई अपना बयान भी अभी नहीं दे रहा है, सारे सरकार के ही तो लोग हैं। लेकिन वो गाइडलाइंस आ गई और आते ही बवाल मच गया, किसी के पास कोई डिफेंस ही नहीं है। सोचिए उसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में आपने OBC भी डाल दिया। OBC यानी
कुरैशी भी ओबीसी में आता है, पता है, दिल्ली में। मतलब अगर कुरैशी और गोयल का बनिए का झगड़ा होता है तो वो उस पर केस डाल सकता है कि इसने मेरी कास्ट के ऊपर अब्यूज़ किया। कैन यू इमेजिन? इनफैक्ट जो मंडल कमीशन में भी जिन कास्टों को ये डिसाइड किया गया था कि ये पिछड़ी हैं सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, उसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का नहीं था। इंडिया में अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की एक सच्चाई या एक कहिए कि थोड़ा इविल रहा भी है तो वो शेड्यूल कास्ट की रही है, जो कुछ ऐसी कास्ट जो शेड्यूल कास्ट में आती हैं, ठीक है, जैसे उनमें जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, ये रियलिटी है। ऐसी कुछ कास्ट हैं जिनको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उनके संग होता है, बर्थ बेस्ड, वो एक ईवल है, फाइट करना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, दिमाग लगाए बिना उन कास्टों को इसमें डाल दिया ओबीसी में। ओबीसी मतलब ओबीसी को कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करता है क्या? सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 सालों से कम गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे इलेक्शन जीत रहे हैं, वो ओबीसी में आते हैं। तो कल अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के सारे लीडर्स का झगड़ा किसी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट से होता है तो वो उससे कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी का केस लगा सकता है। ये कहाँ तक सही है? तो क्या है कि ये एक मूर्खतापूर्ण गाइडलाइंस आई थी जिसका कोई मतलब आपको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रखना है तो आप ओबीसी को थोड़ी डाल दोगे। ये तो आप रिलीजियस कन्वर्शन को बढ़ावा देने वाली बात है ना, क्योंकि उसमें तो आप बच सकते हो एक बार को माइनॉरिटी करके, लेकिन उसमें तो आप बच ही नहीं सकते क्योंकि हर कास्ट आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तो क्या है कि जैसे ये आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दे दिया और अभी 19 मार्च को नेक्स्ट हियरिंग है, तब तक सरकार की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इनफैक्ट कुछ नेताओं ने तो कल ऐसा काम कर दिया, उन्होंने अपने ट्विटर पे जाके ये लिख दिया कि देखिए सरकार कितनी अच्छी है कि यूजीसी गाइडलाइन पे स्टे करवा दिया। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म हुआ। देखिए, सरकार को एक आदमी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सरकार, एक पूरा तंत्र है जो बहुत बड़ा है, जो ब्यूरोक्रेसी इसमें होती है और ये बहुत सारे काम फ्लॉप शो की तरीके से होते हैं। हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। एग्जाम्पल दूं, सबको पता है कि 18 साल की लड़की माइनर से कम की लड़की माइनर मानी जाती है। मेरी एक फाउंडेशन है, सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन, उसमें हम, जैसे आपने पीछे वीडियो में भी दिखाया था, हम जस्टिस के लिए, सेवा के लिए बहुत काम करते हैं। तो एक लड़की 16 साल की लड़की थी, उसको एक लड़का इंसिडेंटली वो मुस्लिम समुदाय का था, वो भगा कर ले गया और उसने निकाह भी पढ़वा दिया उसको। हमने जब उसका केस हम लेकर गए किसी कमीशन में, तो वहाँ पे हमको पुलिस, वहाँ के एसपी ने बोला 16 साल की लड़की तो बालिग होती है। हमने कहा 16 साल की लड़की नाबालिग होती है? उन्होंने कहा कि नहीं, तो मुझे कोई गाइड, तो हमने उनको दिखाया कि देखो ये पॉक्सो गाइडलाइंस में 16 साल की लड़की माइनर होती है, उसके अगेंस्ट अगर क्राइम होता है तो पॉक्सो में लगता है। उनको पता ही नहीं था। ही इज एसपी, ही हैड बीन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक एरिया के थे वो। तो क्या होता है कि हम इतने केसेस में हम उनको बताते हैं कि सर सरकार, कानून ये कहता है, एक कानून है देश में कि अगर कोई दलित समुदाय का कोई व्यक्ति कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में, तो वो दलित नहीं रहता है, वो ना रिजर्वेशन ले सकता है, ना वो किसी एससी रिजर्व्ड सीट पर लड़ सकता है। पता है आप लोगों को कि मान लीजिए कोई दलित समुदाय का आदमी है, वो मुस्लिम बन जाता है, या कोई लड़की है वो निकाह करके मुस्लिम बन जाती है, तो वो महिला दलित रिजर्व्ड सीट पर नहीं लड़ सकती। वो अलग बात है कि हर जगह पर ये काम चल रहा है। क्यों? हमने जब ये केस दलित कमीशन में लेकर गए और सरकार की एजेंसीज के पास लेकर गए, पुलिस वालों के पास, वो बोले नहीं, जाति है कि जाति नहीं। हमने कहा सर आप तो जुमला मार रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो जुमला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है, देखिए 1950 ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ओनली प्रैक्टिसिंग हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिख्स आर कैन बी लीगली शेड्यूल कास्ट। ये कह रहे हैं कि ये जुमला मार रहे हैं हमसे। तो इतने केसेस में तो जो लोग काम करते हैं ज़मीन पर, आप में से भी बहुत होंगे, उनको पता है कि ये जो बैठे हैं पूरे ब्यूरोक्रेसी में, इनको पता ही नहीं, कुछ नहीं है। आप ये ना समझे कि बच्चे कोई एसपी बनकर बैठा है या कोई आईएएस बनकर बैठा है या कोई और कोई पोस्ट लेकर बैठा है तो उसको बड़ा कानून पता है, उसको पता है। नहीं पता है। ये सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं, गप्पे गप्पे मारते रहते, मीटिंग पूरी हो जाती है, वो चीज़ें गाइडलाइन बन के आ जाती हैं। अगर अलर्ट लोगों ने नहीं देखी होती वो गाइडलाइंस, तो हो सकता है हमें पता भी ना चलता, हो सकता है वो जब इन्फोर्स होती तब हमको पता चलता। तो लेट्स बी रियलिस्टिक, ये काम ऐसे ही हो जाते हैं। और इसीलिए एक सिर्फ हम प्राइम मिनिस्टर को ही इसके लिए करना शुरू कर दें, ये भी अनफेयर है, बिकॉज वी हैव टू होल्ड एवरीबडी अकाउंटेबल, स्पेशली एवरीवन ऑन दैट कमिटी। एक समाज की तरह हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और बात यही है कि जैसा मैं पिछले सत्र से बड़ा प्रभावित हुआ, एक और बात कही थी कि वीर भोग्य वसुंधरा, हमें अपने आप को ताकतवर बनाना होगा, तो सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, सारे नैरेटिव चेंज कर सकते हैं।
अब मैं ऑडियंस से प्रश्न, एक ही प्रश्न का मुझे निर्देश मिला है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कौन पूछेगा। हेलो स्वाति, एक पहले तो आई एम सॉरी, और ऑडियंस को प्लीज दे दीजिएगा, लेकिन इट हैड टू बी सेड। आप कह रही थी कि कुरैशी ओबीसी होते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं, 90% भारतीय मुसलमान ओबीसी कैटेगराइज्ड है, 90%, कि 90% भारतीय मुसलमान ऑफिशियली ओबीसी है। दूसरी बात, एक बात जो मैं, आप जानती हूँ मैं आपके बारे को फॉलो करता हूँ, बिग फैन, लेकिन जहाँ मैं अग्री नहीं करता स्वाति, कि हम बॉलीवुड को छोड़ने को तैयार नहीं। ये हियर मी आउट, एक जीवन करके विलेन हुआ है, हम जानते हैं, उसका रिकॉर्ड है कि 70 फिल्मों में नारद का रोल किया, यानी एक समय 70 फिल्में पौराणिक बन रही थी। 1951 में आपने आवारा का जिक्र किया, 1949 में वीर घटोत्कच बनी थी, गणेश बनी थी, कृष्ण लीला बनी थी, संपूर्ण रामायण बनी थी। तो एक टाइम था जब बॉलीवुड ये फिल्में बना रहा था, और अभी देखिए बाहुबली से फिर कल्चर चेंज हुआ। मैंने कहा ना, आप अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, कोई और करेगा। आप बॉलीवुड छोड़ देंगे, कोई और पकड़ लेगा। मैं बॉलीवुड छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, मैं उर्दू छोड़ने को, अंग्रेजी छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, मैं कुछ भी छोड़ने के टाइम में सब कुछ अपने हिसाब से चलाऊंगा। सरकार हमारी और सिस्टम भी हमारा। एंड फाइनली एक आखिरी बात जाती, 1984 में 1984 में अमिताभ बच्चन ने चुनाव लड़ा था प्रयागराज से, तब इलाहाबाद। तब उन्होंने, हम लोगों ने व्यक्तिगत बातचीत में एक बात कही थी, उन्होंने मन से नहीं कही थी, उन्होंने कहा था कि हमसे भांड है, हमको इंटेलेक्चुअल मत समझिए, इनको सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यूज कीजिए, भांड है, इनका नाच गाना देखिए, खुश रहिए, इससे ज़्यादा सीरियसली इनको नहीं लिया जाना। अनुपम जी, बिल्कुल एक बात, अगर ये जेन्युइन फिल्म इंडस्ट्री होती कि हम पैसा लगा रहे हैं और जेन्युइन ऑडियंस रिएक्शन से हम कमा रहे हैं, तब ये रामायण जो टीवी सीरियल आया था, जो इतना पॉपुलर हुआ कि उसके टाइमिंग की वजह से ट्रेन के टाइमिंग चेंज हो जाते थे, वो अगर ये जेन्युइन फिल्म इंडस्ट्री होती तो ये ऐसी फिल्में और ऐसे सीरियल की बाढ़ लगा देते। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इनकी फंडिंग, इनकी जो बिजनेस है वो ऑडियंस रिएक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। इट्स एविडेंस। बाहुबली जैसी फिल्में आई, लेकिन उसके बाद बहुत सारी फिल्में ऐसी नहीं आई, जबकि उसके बाद तो घटिया फिल्में बहुत सारी आई। इसका मतलब सलमान खान गलवान बना रहे हैं, और क्या सबूत चाहिए? नहीं, देखिए क्या है ना, ओके, लेकिन मैं इसमें बड़ा साफ बताती हूँ कि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन मारीच सोने के हिरण के रूप में सामने आ रहा है। वी शुड नॉट फॉरगिव all the crimes and all the past, all the track record just because somebody has done it. एग्जाम्पल एकता कपूर का ले लीजिए। एकता कपूर ने ऐसे गंदे गंदे OTT टीवी सीरियल्स पे, ऑल्ट बालाजी का नाम लेकर जो उसने गंद परोसा है, एक उसका है XXX करके एक ऑल्ट उस पर आता था शो, हमने उसके खिलाफ कंप्लेन किया, हम कोर्ट भी चले गए, और हमारे 2 साल के प्रयासों के बाद 25 OTT बैन हुए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। हमने जिस सीन को दिखाकर वो सरकार भी हिल गई थी, वो सीन ये था कि एक हिंदू फैमिली है और हिंदू पूजा कर रहे हैं, उसके बीच में एक लड़का आता है तो पता चलता है वो घर का दामाद होने वाला है। उसको देखकर उसकी होने वाली सास, साली और भाभी, वो तीनों सेक्सुअली फैंटेसाइज उसको कर रहे हैं, और वो सारे सीन्स सिर्फ वो दिमाग में जो चल रहा है उसमें तो दिखाए जाते हैं ना टीवी पे, वो सीन्स पूरे दिखाए जा रहे हैं। मतलब सोचिए, माँ रूपी सास, बहन रूपी, बड़ी बहन रूपी भाभी या माँ जैसी भाभी, और बहन जैसी आपकी जो होने वाली साली, वो सेक्सुअली फैंटेसाइज कर रहे हैं उस आदमी को। हमने ये दिखाया कि आप ये क्या परोस रहे हो, ये फैमिलीज को क्या दिखाया जा रहा है। आज ऑल्ट बालाजी बैंड है, और उसी एकता कपूर ने गोधरा फिल्म बना दी। इनका क्या जाता है? इतने सारे पैसे से प्रोपेगेंडा बनाओ, थोड़े से पैसों से अपनी इमेज ठीक करने के लिए गोधरा बना दो। ये हमको देखना है कि क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं, इतने मूर्ख और इतने गलिबल, इतने भोले लोग हैं कि इनके सारे को माफ़ करके कहें कि नहीं वाह क्या काम किया है। अगर एक आदमी आपकी बहन को छेड़े लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा गाता हो, क्या आप उसका कॉन्सर्ट देखने जाएंगे? क्या आप ये सोचेंगे कि नहीं, आदमी एक ही तो खराब काम किया है, बाकी तो वो बहुत अच्छा गाता है? तो जो हम स्टैंडर्ड अपने परिवार में अपने लोगों के लिए नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, तो वो हम सोसाइटी के लिए, देश के लिए क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हम
उतना फील नहीं करते ना उसके लिए। अगर आपकी भारत माता को किसी ने इस तरह हवस का गाना लिखकर वो आज भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो आप ये कहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं उसने ये किया, लेकिन देखो ये थोड़ा सा रामायण का भी तो कुछ बना दिया। हमको नहीं करना है, यही मैं आपको बता रही हूँ कि हमको नहीं करना है ये काम। आई अपील टू यू कि प्लीज बी स्ट्रांग। अगर हम इतने आराम से मान जाएंगे ना तो कोई हमको सीरियसली भी नहीं लेगा। समय की कमी की वजह से प्रश्न नहीं लिए जाएंगे। मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। बहुत ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। इस मंथन का भी यही निचोड़ निकलता है कि ज़्यादा अपोलोजेटिक मत रहिए। ज़्यादा क्षमाशील होना भी कमज़ोरी की निशानी हो जाती है, क्योंकि क्षमा उसी को शोभा देती है जो कि बहुत शक्तिशाली हो और सज़ा देने की अगर वो ताकत रखता है। हमारे साथ तो अभी बहुत कुछ बुरा हुआ है, तो अभी क्षमाशील होने का समय नहीं है, अभी सिचुएशन को सुधारने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर Thank you so much, प्रकाश डालने के लिए। everyone. Thank you, David.